पार्ट नंबर 2 कोरिलेशन वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। ठीक है, पार्ट नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था, थियोरेटिकल पोर्शन कराया था। पार्ट नंबर 2 में आते हैं। देखो पार्ट नंबर 2 में आपको पता चल जाएगा इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या एक्चुअल में। ठीक है ना, चलो तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। ठीक है, और इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बात और ध्यान रख लीजिए, अगर आपके दोस्तों ने भी या आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो आप सारा का सारा स्टैट यहाँ से पढ़ सकते हो, सारी वीडियोस अवेलेबल है। बस ये चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, इसके बाद एक लास्ट चैप्टर आपका रह जाएगा इंडेक्स। ठीक है ना, बाकी मेरी तरफ से पूरे स्टैट खत्म है। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सहसंबंध को ज्ञात करने की विधियां, यानी सहसंबंध को कैसे मापा जा सकता है, कैसे उसको ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे 3 विधियां हमारे पास है और ये तीनों मेथड पढ़ते ही सहसंबंध वाला चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया। 3 मेथड पढ़ने सिर्फ, और 3 मेथड पढ़ते ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे अच्छा ये है आपके पास कॉन्सेप्ट। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विक्षेप चित्र, जिसको हम बोलते हैं विक्षेप चित्र, या इसको प्रकीर्ण आरेख विधि कहते हैं। प्रकीर्ण आरेख विधि या इसको बिंदु चित्र भी बोलते हैं। तो नाम आपको तीनों याद होने चाहिए, तीनों के तीनों नाम याद होने चाहिए। विक्षेप चित्र या प्रकीर्ण आरेख विधि को इंग्लिश में कहते हैं स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। क्या कहते हैं? स्कैटर्ड डायग्राम मेथड कहते हैं। और बिंदु चित्र बोलते हो तो उसको डॉट डायग्राम बोल दोगे। क्या बोलोगे? डॉट डायग्राम मेथड। क्लियर हो गया। तो आपका पहला मेथड आपका ये है जो हमें पढ़ना है, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसको। उसके बाद दूसरा जो मेथड होगा हमारा, ठीक है ना, वो हमारे पास है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। किसका? कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, इंग्लिश में कहें तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन, ठीक है, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दूसरा ये है, जिसमें हम न्यूमेरिकल वे में करेंगे, फॉर्मूले हैं इसमें भी, थोड़ा रूट की कैलकुलेशन भी है। तो मैंने बताया हुआ है जो रूट के जो क्वेश्चंस होंगे, अभी तो मैं रूट डायरेक्टली सॉल्व करूंगा आपके सामने, बट रूट कैसे निकाला जाता है प्रॉपर वे में, जो मैंने बताया था ना, जो आपको छोटी क्लास में सिखाया जाता है, वो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट इंडेक्स के बाद। ठीक है ना, तो रूट निकालना सिखाऊंगा, तब तक आप प्रॉपर क्वेश्चन कर लेंगे। बस रात में रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी वहां तक अगर छोड़ते हो तो आधा नंबर कटता है आपका, पता है ना आपको रूट सॉल्व करके दिखाना पड़ता है। तो अगर रूट सॉल्व करना नहीं आता तो लास्ट वाली वीडियो तक वेट करना पड़ेगा। कौन सा? इंडेक्स के बाद एक छोटी सी रूट वाली वीडियो बनाएंगे, तो ये हम सीख लेंगे इसको भी। उसके अलावा स्पीयरमैन का श्रेणी अंतर सहसंबंध गुणांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो तीसरा ये है रैंक वाला कॉन्सेप्ट। तो ये 3 मेथड करने, आज की क्लास में हम ये करने वाले हैं। ठीक है ना, फिर अगली क्लास में जहां तक ये हो जाए तो बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद फिर ये डन, लाइन बाय लाइन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रकीर्ण आरेख विधि या विक्षेप चित्र विधि जो होती है, स्कैटर डायग्राम मेथड, जिसको डॉट डायग्राम मेथड भी कहते हैं। यह विधि 2 मदों के बीच सहसंबंध को मापने की कौन सी विधि है? ग्राफीय विधि है। बड़ा सिंपल सी देखो डेफिनेशन है कि ये जो विधि है, जो हम पहली विधि पढ़ रहे हैं, ये नाम से पता चल रहा है ये डायग्राम वर्ड यूज कर रहा था, इसका मतलब ये ग्राफीय विधि होगी। कौन सी विधि होगी? ग्राफीय विधि है। इस विधि के द्वारा सहसंबंध का संख्यात्मक माप संभव नहीं है। अभी बताओ ना, जो ग्राफ के अकॉर्डिंग बनता है उसमें आपको संख्यात्मक फॉर्म थोड़ी ना करते हो आप, उसको न्यूमेरिकल वे में थोड़ी ना जा रहे हो, उसमें कोई वैल्यू निकालोगे क्या? नहीं, सिर्फ ग्राफ में हम डॉट डॉट करके दिखाएंगे इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पे संख्यात्मक माप संभव नहीं है, इसका मतलब क्वांटिटेटिव वे में आंसर नहीं आएगा, क्वालिटेटिव वे में दिखाया जाएगा, यानी गुणात्मक फॉर्म में। समझ में आ गया। चलो, इसके अंतर्गत ग्राफ पेपर पर एक्स अक्ष पर, जो एक्स एक्सिस होगा उस पर स्वतंत्र तथ्यों से संबंधित मूल्य को रखा जाता है। स्वतंत्र तथ्यों से संबंधित मूल्य मतलब जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, जो स्वतंत्र होंगे उनको एक्स एक्सिस पर रखा जाएगा, और जो उसके ऊपर जो डिपेंड होते हैं यानी वाई एक्सिस पर आश्रित तथ्यों से संबंधित, आश्रित मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंड है किसी पे, ठीक है, उनको दिखाया जाता है। पॉइंट 2, पहला पॉइंट क्या था? यह विधि 2 मदों के बीच सहसंबंध को मापने की ग्राफीय विधि है, और इस विधि के द्वारा सहसंबंध का संख्यात्मक माप संभव नहीं है। उसके अलावा दूसरा मैंने कहा, एक्स एक्सिस पर आप स्वतंत्र तथ्यों से संबंधित मूल्यों को दिखाओगे, और वाई एक्सिस पर आप आश्रित मदों से संबंधित, आश्रित तथ्यों से संबंधित मूल्यों को दिखाओगे। उसके अलावा ग्राफ पेपर पर अंकित किए विभिन्न बिंदुओं, यानी जो आप बिंदु जो अंकित करोगे, प्लॉट करोगे, उसमें अगर वो एक दूसरे से निकट होंगे तो उसका मतलब उनमें सहसंबंध क्या है? वो ज्यादा है। अगर बिंदु एक दूसरे के निकट है तो सहसंबंध ज्यादा है, और अगर इसके विपरीत जितने दूर होंगे बिंदु, इसका मतलब सहसंबंध क्या उनके बीच में? कम है। तो अगर ग्राफ पेपर पे जो बिंदु लगाने वाले हो, अगर वो बिंदु अगर एक दूसरे के निकट है, एक दूसरे के निकट होंगे जितने, सहसंबंध उतनी ज्यादा होगी उनमें।
ठीक है ना। बट अगर वो बिंदु जितने दूर होंगे इसका मतलब सहसंबंध क्या उतना ही कम है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये थ्योरी यहां तक हमने कर ली है, इसको नोट डाउन करिए साथ साथ में। डन। चलो तो अब आगे देखिए, ये प्रकीर्ण जो आरेख होते हैं ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। वैसे तो देखो मैं बनाने वाला हूं उसमें तकरीबन 5, ठीक है 5 बनाने वाला हूं, मगर ये 3 3 6 1 7 हो सकते हैं, ठीक है ना, 7 बन सकते हैं। तो 2 में नहीं बनाऊंगा, इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि 2 ना लगभग लगभग मिलते, जैसे अभी हमने वो किए थे ना कि परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, फिर जो हमारा दूसरा वाला था क्या था, वो जो हमारा जो 1 से 0.75 से 1 तक जा रहा था तो वो हाई वाला था, फिर लो वाला था, है ना, फिर नो। तो हाई लो में जो है ना लगभग लगभग सेम ही बनते हैं, तो इसलिए मैं ना उसको एक ही करके चलूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो पहले वाला कैसे बनेगा, जो प्रकीर्ण आरेख जो पहले वाला है पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, पूर्ण धनात्मक यानी r = +1 होने वाला है, ठीक है ना। तो ये कैसे बनने वाला है, इसको हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। तो ऐसे बनेगा बिल्कुल ये। तो ये अगर इस टाइप से अगर बन रहा है ये, ठीक है ना, तो ये आपका कौन सा बन गया, ठीक है, ये आपका बन गया आपका पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। अगर ऐसे बन रही है आपकी डायग्राम, बिल्कुल जो लाइन बनेगी ना जब बिंदु लगाएंगे ग्राफ पेपर पर, तो अगर ऐसे डॉट डॉट करके बिल्कुल सीधी रेखा जा रही है डॉट डॉट करके ऐसे तो उसको हम बोल देंगे पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। क्लियर है। और दूसरा है पूर्ण ऋणात्मक कब बनेगा, पूर्ण ऋणात्मक तब बनेगा जब आपका ये नीचे की तरफ जाएगा ऐसे इस तरह से। तो अगर नीचे को डॉट 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 जा रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे पूर्ण ऋणात्मक बोल देंगे। क्या बोलेंगे, पूर्ण ऋणात्मक। सीधी नहीं बनी लाइन, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, ये एरो था ये, ठीक है ना हाँ। तो अगर इस टाइप से अगर बनता है तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा पूर्ण ऋणात्मक वाला। तो ये डॉटेड जो गया ये पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, ये पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। बना लो साथ साथ में, आसान सा है, कुछ भी खास नहीं है इसमें। ऐसा सीधी लाइन खींचना थी, आप स्केल से खींचना बिल्कुल सीधी डॉट 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 करके सीधी एकदम। और ये जो आर लिखा है, आर कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है तो आर मतलब कोरिलेशन, क्या होता है, कोरिलेशन। तो कोरिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो कोरिलेशन होता है उसको किससे बताते हैं, आर से बताते हैं। डन। फटाफट से बनाइए इसको। तो अब आगे देखिए, 2 हमने डायग्राम बना लिए, 2 और देखिए, ठीक है ना। क्या है, धनात्मक सहसंबंध। अब ये धनात्मक ऋणात्मक लिख करके लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब ये हुआ कि उच्च श्रेणी वाला धनात्मक और उच्च श्रेणी वाला ऋणात्मक, और निम्न श्रेणी वाला धनात्मक और निम्न श्रेणी वाला ऋणात्मक, ये दोनों चारों जो है ना 2 में बन जाएंगे, ठीक है ना। तो किस तरह से बनाना, ध्यान से देखिए। पहले ये ड्रॉ करिए फटाफट से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करिए, ठीक है ना, फटाफट से इसे ड्रॉ करिए। और उसके बाद देखो हम किस तरह से इसको बनाने वाले हैं। यहां से मैंने एक लाइन ली, बिल्कुल सीधी एकदम स्केल से खींचनी है आपने ऐसे, और यहां से भी एक लाइन खींचनी है बिल्कुल सीधे। डॉटेड डॉटेड भी प्लॉट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, डॉटेड भी हो सकता है। आप सीधी लाइन खींचना स्केल से, ठीक है ना। और जब आप सीधी खींच लोगे उसके बाद, इसके बाद आपको करना क्या है, इसके यहाँ बिंदियां लगानी है इस तरह से। देखिए इस तरह से ये बिंदी आ जाएंगी ऐसे, ऐसे, ठीक है ना। तो ये धनात्मक सहसंबंध हो गया, और ये आपका ऋणात्मक हो गया। इस तरह से बिंदी होगी। तो डायग्राम की पहचान आनी चाहिए, पेपर में पूछ लेता है डायग्राम बना करके, कौन सा धनात्मक है, कौन सा ऋणात्मक है, कौन सा परफेक्ट है, कौन सा परफेक्ट पॉजिटिव है, कौन सा परफेक्ट नेगेटिव है। इस टाइप से। तो 2 डायग्राम और बन गए, 4 हो गए आपके पास, ठीक है। तो पहचान समझिए इन डायग्राम्स की। पहले में डॉटेड डॉटेड सीधी लाइन थी, दूसरे में डॉटेड डॉटेड नीचे वाली नीचे की तरफ लाइन थी, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास सीधी लाइन, फिर उसमें डॉटेड इधर डाल दिए और इधर भी डॉटेड डाल दिए। आप चाहे तो ये जो लाइन बीच की है इसको भी डॉटेड बना सकते हैं, बट ये बिल्कुल सीधी जाएगी। बीच में लाइन बिल्कुल डॉटेड सीधी बना सकते हो आप, और फिर आगे पीछे ऐसे ऐसे डॉट बना देना ऐसे पीछे, ठीक है। डॉटेड भी बन सकती है बीच वाली लाइन, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। करिए ऐसे
और ये आपका पांचवा डायग्राम हो गया सह संबंध का पूर्ण अभाव, यानी यहाँ पे जो को रिलेशन होगा ना एक तरह से वो जीरो होगा, नो को रिलेशन। कैसे? इस तरह से बनेगा इसमें, ये जो बिंदी होंगे कहीं भी जा रहे होंगे बेटा, वो गोल 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 उल्टा सीधा कैसे भी जा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ कोई वे नहीं है। जैसे पहले वाले में क्या था, पहले वाले में डॉट 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 सीधा था ये, फिर दूसरे में डॉट 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 नीचे की तरफ था, फिर तीसरे में सीधी लाइन पे इधर उधर डॉट थे, फिर यहाँ पे सीधी लाइन पे इधर डॉट 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 थे, ठीक है। ये वाला ऋणात्मक था, ये ऋणात्मक था, ये परफेक्ट जो था पूर्ण ऋणात्मक था, ये ऋणात्मक के, ठीक है ना। इसमें उच्च और निम्न दो कोटि के आते हैं। ऐसे ये परफेक्ट धनात्मक था, ये आपका सिर्फ धनात्मक था, इसमें उच्च और निम्न आते हैं। और लास्ट आ गया आपका नो कोरिलेशन, मतलब जहां पे किसी भी डायरेक्शन में आपको दिखेगा नहीं जाते हुए, तो ये नो कोरिलेशन हो गया। बना लीजिए इसको भी, फटाफट से बना लीजिए। काफी हद तक देखो मैंने आपके लिए स्टैट को आसान करने की कोशिश की है। एक जगह पूरे के पूरे मैंने आपको क्या नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि एक ही जगह नोट्स आपको मिल जाए। ऐसा नहीं हुआ है कि कोई हमने चैप्टर किया और उसके बाद उसके कुछ वीडियोस नहीं बनाई है, सारी वीडियोस बनाई है अब तक जहां तक हो सका पॉसिबल, ठीक है ना। तो सब कुछ अवेलेबल है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अपने दोस्तों को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, उनको बोलिए नोट डाउन करे, देखे, अभी भी काफ़ी टाइम है, अभी भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फटाफट से करिए इसे। न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी भी है, सब कुछ कंप्लीट है, ग्राफ भी बनाए हुए बेटा। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, एक क्वेश्चन आप कर लेना। बुक में से काफी क्वेश्चन होंगे, काफी तो नहीं बोल सकते, सॉरी, कुछ क्वेश्चन तो जरूर होंगे बुक में आपके, तो आप उन क्वेश्चन को जरूर करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हमारे पास x मैंने दे दिया और y, दो वेरिएबल दिए, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे आपको क्या बनाना है, प्रकीर्ण आरेख बनाना है ना। तो कैसे बनाएंगे, देखो मैंने इस तरह से ये x एक्सिस y एक्सिस खींच दिया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। नीचे मैंने x चर लिखा है, यहाँ पे मैंने y चर लिखा है, क्योंकि कुछ नाम नहीं है तो x चर और y चर हो गया, ठीक है ना। मैंने दो दो का गैप करके 24 तक यहाँ लिखा है, 24 तक यहाँ डाल दिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, तो बिल्कुल बेसिक सा है, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे x के चार, देखो x को आगे रखते हैं। अगर आपको मैथ याद हो तो पहले x होता है, फिर क्या देखते हैं y, इस तरह से देखते हैं ना हमेशा। तो x के 4 पे y का 12, तो x का 4 ये ना और y का 12। स्केल का यूज करें कृपया करके, ताकि बिल्कुल सही बने आपका डायग्राम, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, ठीक है ना। मैं इसको लिख देता हूं, उसका ये क्या था हमारा, x का 4 और y का 12, ठीक है। तो एक तो बन गया। फिर दूसरा देखते हैं, x का 6 y का 10, तो x का 6 और y का 10, ये बन रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको भी लिख देता हूं, x का 6 और y का 10, दो बन गए हमारे। तीसरा देखते हैं, x का 10 y का 14, तो x का 10 ये रहा और y का 14, ठीक है ना। तो x का 10 और y का 14, ये भी हो गया, ठीक है ना। प्लॉटेड आप करिए फटाफट से, आप भी कर लीजिए, मुझसे पहले करने की कोशिश करें, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। और उसके बाद 12 पे 16, तो 12 ये ना और 16 जो आएगा इस जगह पे, ठीक है ना। तो 16 जो है आपका ये आ गया 12 पे 16, ठीक है ना। उसके बाद 16 पे 24, 16 ये ना 24 जाएगा, अरे बाप रे, तो बहुत ऊपर चला गया, पूरा टॉप पे चला गया तो ना। 16 पे 24, तो 16 पे 24, उसके बाद 18 पे 22, 18 ये ना और 22, इस जगह पे कुछ समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आ गया 18 पे 22, क्या आ गया 18। आप इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वैसे, ठीक है ना। बट मैं इसको प्रॉपर वे में बना के जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। अब आप स्केल का यूज करें और ध्यान से देखें ना, जब आप स्केल का यूज करोगे, मैं मार्कर पकड़ लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से लाइन जा रही है, देखो ये इस तरह से कोई लाइन जाएगी, इस तरह से,
ठीक है, ये मैंने यहाँ गलती से इसको हटा दो ना, यहाँ से 10 पे 14 कहीं और लिख देता हूँ, ये हो गया, ठीक है ना। ये आपका 10 पे 14 मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे 10 पे 14, ठीक है। तो इस तरह से गया, तो ये दो बिंदु जो है, दो तो ऊपर आ रहे हैं उसके, और दो क्या बाकी सब कहाँ आ रहे हैं, नीचे, 4 नीचे आ रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये जो रेखा है इसको बोलते हैं अनुमानित रेखा, क्या बोलते हैं, अनुमानित रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का ये आपका कर्व बनता है, ठीक है ना। कर्व क्या, कर्व नहीं सॉरी, लाइन बन गई एक तरह से बोलोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको डॉटेड प्लॉट करते हैं। समझ में आ गया सारा, कितना आसान था, सिर्फ प्लॉट करना है, बिंदु लगाने हैं और उनके बीच में से एक लाइन खींच दी मैंने, डन। चलो, ये आपका धनात्मक वाला बन गया ना, धनात्मक वाला, क्योंकि इसमें धनात्मक की पहचान ही ये होती है, इसके बिंदु इधर उधर जाते हैं टेढ़े मेढ़े। अगर सीधी जाती तो पूर्ण धनात्मक होता, अगर बिल्कुल सीधी जाती है ऐसे, बिल्कुल सीधी एकदम यहाँ से, तो पूर्ण धनात्मक, उसमें बिंदु इधर उधर नहीं आते, उसी लाइन पे आते हैं, है ना। ये इधर उधर आए हैं, ऊपर इधर जा रहे हैं, धनात्मक है। अगर नीचे को बन रहा होता है ऐसे तो ऋणात्मक होता, सीधी बनती है तो पूर्ण ऋणात्मक, और ऐसे करके डॉट 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 ऊपर जैसा ऐसे बन रहा है, ऐसे बनता डॉट डॉट डॉट, तो सिर्फ वो ऋणात्मक होता ठीक है ना। तो ये केसेस होते हैं हमारे, ठीक है। बार बार बोलूंगा, ध्यान से रखना है, सीधी जा रही है डॉट डॉट करके, कोई बिंदु इधर उधर नहीं भाग रहा, लाइन पे जा रहा सारा, तो पूर्ण धनात्मक। सीधी आ रही है, सारे बिंदु सी लाइन पे आ रहे हैं, पूर्ण ऋणात्मक। फिर ऐसे जा रहा बढ़िया, डॉट इधर उधर जा रहे हैं, तो ये धनात्मक है। ऐसे जाता डॉट इधर उधर जाते तो ये ऋणात्मक होता, और कुछ नहीं हो रहा, गोल गोल उल्टा सीधा हो रहा, तो वो कौन सा होता है, नो कोरिलेशन। चलो, डायग्राम समझ में आ गए होंगे। इसका अब डायग्राम आप बनाना एक दो इसके, ठीक है ना। आप सामने देखिए, प्रकीर्ण आरेख जो है या विक्षेप चित्र जो है, उसके गुण या दोष, गुण और दोष। तो गुण की बात कर लेते हैं, मेरिट्स की बात करते हैं, उसका डिमेरिट्स देखेंगे। 3 गुण हमारे पास, 3 अवगुण मैंने लिखे हैं। पहले देखिए क्या है, यह 2 श्रेणियों में सहसंबंध को ज्ञात करने की सरल और आकर्षक विधि है। तो बेसिक सा पॉइंट है, यह 2 श्रेणियों के बीच में सहसंबंध ज्ञात करने की सरल और आकर्षक विधि है, ठीक है। एक बार में याद हो जाता है यह पॉइंट, ठीक है ना। चलो, ग्राफ पेपर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें ये कॉन्सेप्ट, ये लाइन बिल्कुल सिंपल होती है, होता ही होता है, ठीक है ना। दूसरा, इसमें चित्र देखने मात्र से ही पता चल जाता है कि चर मूल्यों में सहसंबंध है या नहीं, और अगर है, यदि है तो वो धनात्मक है या ऋणात्मक। तो सिर्फ देखने मात्र से बदल जाएगा कि पहले तो है या नहीं है। अगर वो गोल 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 गया तो नहीं है, और है तो कौन सा है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, ठीक है, ये बदल जाता है। उसके अलावा यह चरम या सीमांत मूल्यों, चरम मूल्यों या सीमांत मूल्यों से प्रभावित नहीं होता, चरम मूल्य या सीमांत मूल्यों से कभी भी प्रभावित नहीं होता, प्रभावित। दोष में देखें तो इसके द्वारा सहसंबंध की मात्रा का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, सिर्फ अनुमान लगा सकते हो, एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं मिलेगा, सिर्फ अनुमान लगाया जाता है इसके द्वारा। जब मदों की संख्या अधिक हो तो ग्राफ पेपर पर चित्र या विक्षेप चित्र या प्रकीर्ण आरेख बनाना संभव नहीं होता है, याद रखना। थोड़ा सा डेटा था तो हमने बना दिया, और मान लो डेटा बहुत ही ज्यादा है तो आप उसको ग्राफ पेपर पर नहीं प्लॉट कर पाओगे, याद रखना, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। इसके द्वारा सहसंबंध का संख्यात्मक माप भी संभव नहीं है, हमने बता दिया था, नहीं है ना, ये लिखा ना हीरा। ये सिर्फ संख्यात्मक बदलाव का गुणात्मक भाव है, यानी जो संख्यात्मक जो चेंजेस हो रहे हैं ना, उसको गुणात्मक नहीं मात्रात्मक जो बदलाव है ना, ये संख्यात्मक मतलब मात्रात्मक है ना, उसका क्या गुणात्मक क्या है, भाव है। क्योंकि आप जब कोई कर्व बनाते हो ना, तो उससे सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है, गुणात्मक वे में प्रेजेंट होता है वो, ठीक है ना। तो आप न्यूमेरिकली कोई रूट फूट मतलब जो भी है सॉल्व तो कर नहीं रहे इसको, तो ये क्या संख्यात्मक बदलाव, संख्यात्मक मतलब मात्रात्मक होता है, तो मात्रात्मक बदलाव नहीं, जो संख्यात्मक बदलाव है उसका गुणात्मक भाव, ऐसे भी गुणात्मक वे में इसको क्या करता है, प्रेजेंट करता है, क्वालिटेटिव वे में प्रेजेंट करता है, समझ में आ गया उसका भाव है। तो ये इसके 200 गुण हो गए और ये इसके 200 हो गए, समझ में आ गया। अब देखो ये पहला कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी खत्म भी हो गया, अब सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट रहते हैं, इस चैप्टर ही खत्म हो जाएगा जल्दी, ठीक है ना। तो उसको हम ये पे खत्म कर लेते हैं, एंड कर लेते हैं इस वाले पार्ट को। मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, जहां पे क्या है, इसके जो 2 में से जो काल पेयर्सन उसको कोशिश करेंगे उसी पार्ट में खत्म करने की, ठीक है। अगर 2 पार्ट बनेंगे उसको तो 2 बना देंगे, वैसे एक ही में खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा, और उसके बाद फिर लास्ट हमारा रैंक कोरिलेशन होगा, चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो मिलते हैं पार्ट नंबर कौन सा इसका 3rd बनेगा, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।